नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के प्रयास की कड़ी निंदा की। कहा, परमाणु बम की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शुमार। इस प्रकार का बयान किसी मित्र देश की भूमि से करना खेदजनक। वोट चोरी के कथित आरोपों पर राहुल गांधी को अपनी पार्टी से ही लगा झटका। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री ने पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मतदाता सूची में गड़बड़ियों के लगाए थे आरोप। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी गठबंधन के मार्च पर भाजपा का पलटवार। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं भरोसा। वहीं भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह अराजकता पैदा करने की विपक्ष की सोची समझी रणनीति। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित। राज्यसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 और गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 आवासों का उद्घाटन। पहली और दूसरी बार के सांसदों को मिलेंगे घर। पीएम ने परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू में 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावों का किया वितरण। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के प्रयास की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए परमाणु बम की धमकी के बयान के जवाब में कहा कि परमाणु बम की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शुमार है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही लिखा, ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम करती है, ये बयान पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर लंबे समय से जताए जाते रहे संदेहों को भी मजबूत करता है। बयान में ये भी कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा बयान किसी मित्रवत तीसरे देश की धरती से दिया गया। उन्होंने दोहराया कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाता रहेगा। बिहार में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर इंडी ब्लॉक ने आज प्रदर्शन किया। मार्च कर रहे इंडी गठबंधन के नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि जहां एक तरफ राहुल गांधी समेत कई इंडी नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा आरोपों को लेकर मांगे गए दस्तावेज पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी समेत पूरी एनडीए हमलावर है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है और ये अनुचित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो वो दाएं बाएं करने लगते हैं। राहुल के आरोपों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया था। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं? वो जवाब दें कि क्यों भाग रहे हैं।
राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हों या टीएमसी की ममता बनर्जी, ये सब बेनकाब हो रहे हैं। विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठिए इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहां पे नाटक कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब उनकी खुद की पार्टी में भी रस्साकसी शुरू हो गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री और सीएम सिद्धारमैया समर्थक केएन राजन्ना ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजन्ना ने कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले। वोटर लिस्ट में सुधार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया कांग्रेस सरकार में भी हुई थी। लोकसभा में आज नया आयकर विधेयक पास हो गया है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक को पुनर्स्थापित किया था। नए विधेयक में प्रवर समिति के सुझाए सभी 285 संशोधनों को शामिल किया गया है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इन संशोधनों को मंजूरी दी थी। लोकसभा में पेश नए विधेयक में कुल शब्दों की संख्या घटकर 2.6 लाख रह गई है, जो मौजूदा आयकर अधिनियम के 5.12 लाख शब्दों की तुलना में काफ़ी कम है। इसमें धाराओं की संख्या 536 है, जबकि मौजूदा कानून में 819 धाराएं प्रभावी हैं। आयकर विभाग की तरफ से जारी FAQ के मुताबिक इसमें अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law related to income tax. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. आइटम लोकसभा में आज नेशनल स्पोर्ट्स बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पारित हो गया है। युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बिल की जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की दिशा में ये बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में जितने मेडल आने चाहिए थे उतने नहीं आते हैं। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इस पर ध्यान देना शुरू किया। लोकसभा में टीडीपी के विजयवाड़ा से सांसद केसीनेनी शिवनाथ ने स्पोर्ट्स बिल का समर्थन किया है। उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की दिशा में इस बिल को जरूरी बताया।
देश के स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों NFDC, NMIC, NFAI द्वारा संयुक्त रूप से 4 शहरों मुंबई, पुणे, दिल्ली और चेन्नई में 3 दिवसीय सिनेमैटिक ट्रिब्यूट का आयोजन किया जा रहा है, जिस दौरान देशभक्ति फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को तत्कालीन परिस्थितियों से सिनेमा के माध्यम से अवगत कराना है। INB सेक्रेटरी संजय जाजू सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, जो 3 दिनों का ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, क्या है? हमारी आज़ादी के 15 अगस्त आने वाली है, 3 दिन और दूर है। पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल रखा गया है। देश में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जो है उसको जागृत करना, बरकरार रखना और उस कार्य को करने के लिए बच्चों को खास तौर पे हम एक पैकेज पेट्रियाटिक फिल्म्स का बच्चों को दिखा रहे हैं, ताकि उन सब के लिए नेशन फर्स्ट की जो फीलिंग है वो और सुदृढ़ हो सके। सर, 4 शहरों में ये रखा गया है, उन 4 शहरों के बारे में क्या क्या तैयारियां हैं? तो सब तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी अभी हुआ है, मुंबई में मुझे मौका मिला, कुछ दूसरे कार्य से मैं आया हूँ, साथ साथ पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल का भी आज यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने सहयोगी कमलाकर जगताप के साथ नवीश कुमार चीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज राजस्थान के झुंझुनू में फसल बीमा दावा राशि का डिजिटल भुगतान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान सहित कई राज्यों के लगभग 30 लाख किसानों को 3,900 करोड़ रुपए की राशि सीधे तौर पर किसानों के खातों में हस्तांतरित की। झुंझुनू में सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री ने बटन दबाकर राशि ट्रांसफर की। कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की एक गांव की 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? ये कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के दबाव में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। क्या हो गया राहुल गांधी जी को? क्या हो गया इंडी गठबंधन को? रोज भारत को बदनाम, विदेशों में जा जाकर भारत को गाली देते। इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया। इसी तुक में लगे रहते थे, अपने कितने विमान गिर गए, अपने कितने विमान गिर गए, जैसे गिरे तो मजा आ जाएगा, हाँ भारत के गिर गए, अब तो मोदी फंस गया। ये दूषित मानसिकता है इनकी। क्या ये देशभक्ति है? इन्हें पहले ईवीएम को बदनाम किया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मशीन में जीत गए, मशीन में गड़बड़ कर दी। अरे मशीन में कहीं गड़बड़ होती है क्या? और जब पता चला, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो भाग गए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर श्री समीर कुमार जी,
गृह मंत्रालय के सम्मानीय एडिशनल सेक्रेटरी श्री अभिजीत सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका हृदयपूर्वक आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आप सब इतने महत्वपूर्ण विषय पे कार्यक्रम की रूपरेखा सुन करके, समझ करके हर घर तिरंगा उत्सव को सफल बनाने के लिए अपना योगदान करने की मंशा के साथ में यहाँ आए हैं। मैं आप सब मित्रों का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 1930 में शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक वाक्य कहा था, और वो था कि व्यक्तियों को मारना आसान है, पर विचारों को नहीं मारा जा सकता। और आगे उन्होंने कहा, महान साम्राज्य बेशक बिखर गए हैं, लेकिन विचार जीवित रहे। जब 1930 में शहीद आजम भगत सिंह जी ने ये बात कही थी, शायद उस समय ऐसा लगता था कि ये स्वतंत्रता के उस आंदोलन के सापेक्ष ये बात कही गई होगी। स्वतंत्रता के आंदोलन में अधिकतम लोग उत्साह के साथ में शरीक हो, इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा होगा। लेकिन उनका ये विचार और उनका ये कथन वो शाश्वत वाक्य बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहने वाला है। क्योंकि वो जानते थे उस समय की परिस्थितियां, जब ब्रिटिश साम्राज्य में लोगों के जज्बे को कुचलने के लिए अनेक तरह की यातनाएं दी गई, शरीरों को कैद किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, आवाजों को खामोश करने के अनेक तरह के प्रयास हुए। लेकिन वो स्वतंत्रता का विचार उस समय जो था वो समाप्त नहीं हुआ, वो न कर पाए, और एकजुट भारत ने मिलकर के स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज भी जब भारत वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस सशक्त इरादे के साथ में कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए विकसित होने के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहा है, तब भगत सिंह जी का ये वाक्य उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। और भगत सिंह जी का ये विचार तिरंगे में अपना रंग पाता है। एक ऐसा प्रतीक जो हम 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को, उनके अनगिनत बलिदानों के स्मृतियों को एकजुटता और साहस के साथ में घड़े हुए भारत के वादे को और विचार को अपने भीतर समेटकर भारत के लोगों को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और सामूहिकता के भाव में बांधता है। आज भी जब घर पे पिछले 4 बार के इस तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव के समय में मैंने गहनता के साथ में इस विषय को अनुभव किया। आप सब लोग भी मेरी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि जब व्यक्ति हाथ में तिरंगा लेकर के खड़ा होता है और सम्मान के साथ में अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगे को लहराता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में वही भाव होता है जो भाव शहीद आजम भगत सिंह या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिरंगे को साक्षी मान करके देश को आजाद कराने के लिए जिस भाव के साथ में संघर्ष किया था, आज भी जब हम तिरंगे को लेकर के खड़े होते हैं, 75 साल की आजादी और उससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी हमारे मन में देश के भक्ति का एक ज्वार जो है इस तिरंगे के साथ में उठता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब देश ने अमृत काल में प्रवेश किया, आजादी के 75 वसंत पूरे करने के बाद, तो ये तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव
उस चिराग को, उस विषय को, उस संकल्प को जीवित रखने का एक माध्यम बनाए। क्योंकि तिरंगा हर घर तक फहराना यह केवल किसी कार्यक्रम या उत्सव का हिस्सा मात्र नहीं है, अपितु यह संकल्प के सामूहिक स्मरण का विषय है। यह उन आदर्शों को प्राप्त करने के और विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने, उन सारे वीर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने, जिनकी स्मृतियों की बात आज भी हमारे शरीर में, रगों में रक्त के प्रवाह को और अधिक तेज करती है। साथियों, आज आप सबके बीच में इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं अत्यंत अभिभूत हृदय से इस अभियान के बारे में आप सबके साथ में कुछ विषय साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी सम्मानीय सचिव विवेक अग्रवाल जी ने जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ विषय आप सबके सामने रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सरकार को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है, और इस हर घर तिरंगा उत्सव को भी देश के लगभग सभी मंत्रालय अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने क्षमताओं के अनुरूप, अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस उत्सव को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कुछ मंत्रालयों का विषय आप सबके समक्ष रखा गया। इसके अतिरिक्त भी खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय के माईगॉव के जितने वॉलेंटियर्स हैं, वो सब वॉलेंटियर्स भी अपने उस संकल्प के साथ में जुट करके इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए हैं। हर घर तिरंगा उत्सव जो 2022 में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, वो एक सामूहिक घोषणा थी कि हम एक हैं, डिस्पाइट ऑल कल्चरल डाइवर्सिटीज। हमारी भौगोलिक विविधताओं के होते हुए, सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए, खान पान पहनावे की विविधताओं के होते हुए भी, गीत संगीत उत्सव और परंपराओं की विभिन्नता के होते हुए भी, इस विविधताओं के भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमारा तिरंगा है, हम उस तिरंगे की डोर से बंधे हैं। बड़े महानगरों से लेकर के सुदूर छोटे छोटे गांवों में जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ में पिछले 3 वर्षों तक इस तिरंगे को अपने घर तक, अपने प्रतिष्ठान पर फहराया, न केवल देश में अपितु देश के बाहर भी लाखों लोगों ने जिस तरह से गर्व के साथ में तिरंगे को अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर होइस्ट किया, उन्हें निश्चित रूप से उस सामूहिकता के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया है कि हम न रुकेंगे न थमेंगे। आजादी के समय में जिन लोगों ने, जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके सपनों का भारत निर्मित करने के लिए निरंतर श्रम करेंगे। इस वर्ष जब हम तिरंगा उत्सव का 4था संस्करण मनाने के प्रवाह में आए, निश्चित रूप से आप सब ने अनुभव किया होगा कि देश में एक अद्भुत देशभक्ति का ज्वार जो है अभी से बिल्डअप होने लगा है। जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया, 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को वॉलंटियर की तरह पंजीकृत करा करके अपनी खुद की पहली शर्त थी कि सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया, और इसके साथ साथ में माईगॉव के युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 2.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। मित्रों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश के लोगों में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति प्रेम की भावना का ज्वार जो है एक नई ऊंचाई पर है। एक ऐसे समय में जब संप्रभुता की रक्षा का आह्वान केवल अतीत की गूंज नहीं, अपितु आज का जीवंत उत्तरदायित्व है। इट इज टुडेज रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऐसे समय में हम सब लोग ये तिरंगा उत्सव मनाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं। हम सब जानते हैं तिरंगा, जैसा मैंने कहा कि वो हम सब का, हमारे देश के का यूनिफायर है। वो केवल एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, अपितु हमारे सैनिकों की अंतिम सलामी है। तिरंगा हमारी सारी जीत का साक्षी है, हर बलिदान का मौन शोक करता है, और इसके साथ साथ में हम इसके हर धागे में देश के किसान का पसीना, सैनिकों का साहस और श्रमिकों का संकल्प और युवाओं के सपने पिरोए हुए हैं। जब हम इसे अपने घर पर फहराते हैं तो हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस परंपरा का, जो पीढ़ियों से हम सब का वादा रहा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प होता है। पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से तिरंगा उत्सव हर बार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और करोड़ों करोड़ों घरों तक तिरंगा पहुंचता है, उसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ में चर्चा करके तिरंगे की उपलब्धता निर्बाध रूप से हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। और करोड़ों तिरंगा ध्वज जो है लोगों को अपने घर पर फहराने के लिए मिल सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों ने सुनिश्चित की है। इस बार जैसा बताया गया कि हमारा तिरंगा उत्सव एक नए आयाम के साथ में हर घर तिरंगा और तिरंगा स्वच्छता के लिए, इस दृष्टिकोण से इस नए आयाम के साथ में अब की बार तिरंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। हर ऐसे स्थान पर जहां तिरंगा फहराया जाए, उससे पहले उस जगह की स्वच्छता को समर्पित करके कार्यक्रम किए जाएं। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो। और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वो पूरी प्राण की ऊर्जा के साथ में हमारे इस संकल्प के साथ में जुटा है। मित्रों, ये तिरंगा उत्सव, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सब लोगों को अपने सामूहिक संकल्प को सुदृढ़ करने का अवसर होता है। जैसा जल शक्ति मंत्रालय ने उसके साथ कहा कि तिरंगा स्वच्छता के साथ साथ में तिरंगा जो है वो अब की बार हम अपने जल स्रोतों का संरक्षण का भी संकल्प एक बार पुनः सुदृढ़ करें। इस दृष्टिकोण से भी तिरंगा उत्सव को मनाएंगे और हम अपने अमृत सरोवर, जो लगभग 1 लाख की संख्या में नए सरोवर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में देश के आज़ादी के अमृत वर्ष में 75वें वर्ष में बनाए गए थे, उन सारे जो सरोवरों पर, उनके किनारे पर खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन देश के सेनानी, उस गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी, सेवा का सिपाही, वो गांव के लोगों की साक्षी में वहां तिरंगा उत्सव मनाए और साथ साथ में जल स्रोतों के संरक्षण के संकल्प को पुनः तय करें, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी का और गृह मंत्रालय की पूरी टीम का कि उन्होंने भी हर वर्ष की भांति इस बार और अधिक जोश खरोश के साथ में सीएपीएफ के सारे वर्टिकल्स ने जो है इस तिरंगा उत्सव में अपने आप को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। इसी क्रम में जो दूसरा कार्यक्रम विभाजन विभीषिका दिवस का है, जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि दिल्ली में विविध कार्यक्रम होंगे, जहां दिल्ली में कनॉट प्लेस पर सेंट्रल पार्क में उसको लेकर के मौन जुलूस निकाला जाएगा। वहां सेंट्रल पार्क में जो है उस दिन विभाजन विभीषिका के दिन जो है वहां सेंट्रल पार्क में कर्तव्य पथ के एग्जीबिशन के जो एरिया बना हुआ है, एमपी थिएटर वहां, और उसके अतिरिक्त दिल्ली में अनेक स्थानों पर और देश भर में लगभग हर जिले में विभाजन विभीषिका की एग्जीबिशन को हम जो है लगाएंगे। उसके साथ साथ में कैंडल मार्च निकलेगा। विभाजन के जुड़े हुए विषयों को लेकर के एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा, जहां कुछ फिल्में उस विषय को लेकर के दिखाई जाएंगे। कुछ प्लेज होंगे सब जगह जो संगीत नाटक अकादमी ने और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने क्यूरेट किए हैं। सेमिनार्स होंगे, क्विजेज होंगी, एक पूरा कार्यक्रम। और ये केवल उस विभीषिका का स्मरण कराने के लिए नहीं है, अपितु देश के लोग उस विभीषिका के दर्द को समझते हुए भविष्य में इस तरह का कभी भारत के साथ न हो पाए, इस संकल्प को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
मैं ये मानता हूं कि अब की बार का तिरंगा उत्सव से जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो निश्चित रूप से भारत को विकसित करने के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने और सामूहिकता के साथ में हम सब लोग भारत को विकसित करेंगे, इस दृष्टिकोण को और गहराई के साथ में प्रतिस्थापित करने वाली होगी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रश्नों के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। अब हम प्रश्न लेंगे आपके उत्तर के लिए। तो सबसे पहले 17 आपने अपना परिचय दें और अपने संस्थान का परिचय भी दें। धन्यवाद। मैं अनिल हांडा हूं, अतुल्य भारत न्यूज, लोकतंत्र की शान से। आपने सभी मंत्रालयों की बात करी है, तो खास मैं इस बात में जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 3 देशों में, खास करके अमेरिका, रशिया और चाइना में कोई खास इवेंट्स करने की प्लानिंग कर चुकी है या करने वाली है? ठीक है, मुझे लगता है हर घर तिरंगा ये वॉलंटरीली देश के सारे लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएं, और इसके अतिरिक्त भारत का बेटा, भारत का वंश का कोई भी सपूत जहां कहीं भी दुनिया में रहता है वो अपने घर पर सम्मान के साथ में तिरंगा फहराए। पिछले 3 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश का शायद कोई दुनिया का ऐसा देश होगा जहां भारतीय अगर रहता है तो उसने सम्मान के साथ में उस दिन अपने घर पर, अपनी खिड़की पे, अपने बालकनी में, अपने टेबल पर कहीं तिरंगा नहीं फहराया होगा। तो निश्चित रूप से इन 3 देशों में भी जहां भारतवंशी रहते हैं वो निश्चित इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले जितने भी वर्टिकल्स हैं वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से इस पर काम कर रहे हैं। मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स जो सारे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, उन सब पर जहां हमारे पास में प्रोजेक्शन मैपिंग की सुविधा है वहां सब जगह, कुतुब मीनार से लेकर के और ताजमहल तक सभी जगह पर उनको आप आज शाम को भी देखेंगे, टेलीविजन में आप सबको दिखेगा, सोशल मीडिया में भी दिखेगा कि वो सब तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। सो गिवन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मुझे लगता है उस बारे में अभी बात करने का अवसर नहीं है। अभी तो हम देश के तिरंगे का उत्सव की चर्चा करें। 2 आते हैं, 269 इसके बाद आप। सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। सर विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जा रहा है, लास्ट टाइम भी मनाया गया, इस बार भी आपके नेतृत्व में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारा एक सिंधी समुदाय है, उसने भी काफी जगह पे मनाया जा रहा है। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो विभाजन त्रासदी जिन व्यक्तियों ने झेली थी, उस समय के कुछ व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। क्या भारत सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसी कोई योजना भविष्य में है कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो उस त्रासदी को सहकर हिंदुस्तान में आकर और यहां आकर बसे? देखिए, मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि देश भर में जहां विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ऐसे अनेक कार्यक्रम मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूं, उनके अनुभव साझा कर सकता हूं, जिनमें ऐसे लोगों को बुला करके न केवल उनके विचार सुने गए, उनके अनुभवों को लोगों के सामने रखने का अवसर उन्हें प्रदान किया गया, अपितु साथ ही साथ में ऐसे सारे लोगों का जो है सार्वजनिक रूप से अभिनंदन और सम्मान भी किया गया। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे सारे लोग जो विभाजन का दंश झेल करके भारत में आए थे, उन लोगों ने आकर के, जिस समुदाय की आपने चर्चा की, ऐसे अनेक समुदाय हैं जिन्होंने आकर के अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के आधार पर यहां भारत में शरणार्थी के रूप में आने के बावजूद भी भारत को में अपना स्थायी वास बना करके भारत की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो हम सभी देशवासी, क्योंकि वो भी अब देश का उतना ही गौरवशाली हिस्सा है, हम सब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। 87 So this is Kunal Dutt from PTI. 2 quick questions and 1 small information. Honorable Minister, you mentioned that by this evening we'll get to see some of the monuments by projection mapping. Is there a number where perhaps we can get how many monuments across the country will be lit up? That's number 1, sir. Number 2, my first question is, sir, the Secretary during his presentation mentioned that the industry is also taking part in it. So if we can get an understanding first, what exactly is the role they are playing in this campaign? And my last question is, sir, during the campaign there's a lot of excitement, people with a lot of respect, they hoist the flag.
But once the campaign, and there are many occasions where we see that the flags do not get the respect. For example, they're left to in the rain. At night, they are being hoisted, and sometimes even they get torn and nobody removes. So will the government also be doing something to ensure the dignity to the national flag even after the campaign ends? As you have a question about the number of the monuments where projection mapping is happening, I haven't mean when I said this that this is you are going to see by today evening, and so it doesn't mean that it is starting from today. It has already been started since 2nd. There are almost 140 such monuments where this projection mapping facility is available, and this the tricolor are being shown over there. Apart from that, as Secretary Vivek Agrawal ji mentioned about participation of industry also, I have clearly said that everyone, the industry, the shopkeepers, every one of us, all the citizens, they are taking active participation, and we hail everybody to take active participation. The industries also, they are hoisting the flags on their premises, their buildings. The offices, private or the government, they are also doing the same, and the general people, they are doing at their residences and on the roof of their homes, or otherwise whatever the possibilities is there. You have rightly mentioned that some of the incidents happens when we see such type of incidents which you have expressed about, but we try our best. Earlier also we have tried to educate people and given the messages during the campaign of the Ghar Ghar Tiranga that the utmost respect and sanctity of for the Tiranga should be taken care. 248. The private buildings.